Hello students, welcome to our YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about the applications of Gauss theorem. This is the last part of chapter first, electric field and first. So watch carefully. हमारा मेन टॉपिक क्या है? applications of Gauss theorem. हम लोग बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में दो चीज़ें क्लियर कर चुके हैं. फर्स्ट, किसी यूनिफॉर्मली वायर की वजह से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड, किसी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फेयर की वजह से, मतलब कंडक्टिंग का भी पोर्शन हम लोग कर चुके हैं और इंसुलेटिंग स्फेयर का भी पोर्शन कर चुके हैं. आज हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर की. थर्ड एप्लीकेशन हमारा किसके लिए होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन सीट. बेटा कोई हमारे पास एक सीट होगी, प्लेन सीट, जिसके पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना. और याद रहे ये जो प्लेन सीट है ये इंसुलेटिंग है, तो चाहे चार्ज्ड इंसुलेटिंग लिख भी लीजिए, इंसुलेटिंग प्लेन सीट, इंसुलेटिंग प्लेन सीट. क्लियर? हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ये बेटा हमने एक प्लेन सीट क्रिएट कर दी. ये हमारे पास बेटा कोई एक प्लेन सीट है जो कि काफ़ी लार्ज है, मतलब इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है और इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है. और ये बेटा पूरी की पूरी प्लेन सीट जो है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है. हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. क्लियर? तो हम इसमें पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे. हमारा जो चार्ज है बेटा वो क्या है? यूनिफॉर्मली पूरी सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक, ये हमारी प्लेन सीट है. अब ये प्लेन सीट जो रखी है बेटा, ये प्लेन सीट ऐसे रखी है. और प्लेन तो आप जानते हैं 2 डायमेंशनल होता है, कोई भी सरफेस होता है. जैसे मेरा बोर्ड है बेटा, ये बोर्ड भी एक प्लेन सीट ही है. ठीक है ना? बस ये फिनिट लेंथ विड्थ का है या फिनिट एरिया का है. और ये बेटा फिनिट नहीं है, एक छोटी सी नहीं है, सर्टेन नहीं है, ये एक लार्ज प्लेन सीट है. क्लियर? और इंसुलेटिंग है, इसको आपने चार्ज प्रोवाइड करके ऐसे रख रखा है. आप इस प्लेन सीट से स्मॉलर डिस्टेंस पे आपके पास कोई पॉइंट है, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. राइट? देखते हैं. जैसे ये प्लेन सीट हमारी ऐसे रखी गई है, हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. कितने डिस्टेंस पे? सीट से स्मॉलर डिस्टेंस पे. तो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब आप जानते हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास एक गॉसियन सरफेस होता है. गॉसियन सरफेस होना चाहिए. ये प्लेन सीट है, इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है. तो जब बेटा ये प्लेन सीट एक छोटी सी नहीं है, एक लार्ज है, ह्यूज प्लेन सीट है, तो अगर प्लेन सीट लार्ज है तो इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाले बहुत सारे पॉइंट होंगे. तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होता है? हम एक ऐसा सरफेस एज्यूम करते हैं जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट एग्जिस्ट करें जिसकी सरफेस पे. मतलब हम एक ऐसा सरफेस एज्यूम करेंगे जिस पे प्लेन सीट से स्मॉलर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्या हों? एग्जिस्ट करें. राइट? ऐसा प्लेन सीट कौन होगी? मतलब ऐसा हमारे पास सरफेस कौन होगा? तो बेटा सिलेंडर होगा, लेकिन वर्टिकल सिलेंडर नहीं, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हमें लेना होगा.
ठीक है ना। वर्टिकल सिलेंडर आप नहीं ले सकते, आपने वायर के केस में ले लिया था, सीट के केस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीट के केस में सामने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो तो आर डिस्टेंस में होंगे, लेकिन इधर वाले जो पॉइंट होंगे और इवन इधर साइड तो वो सीट को जो सिलेंडर होगा वो कट कर रहा होगा, तो वहाँ पे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो हमारा वर्टिकल सिलेंडर ना होकर हॉरिजॉन्टल होगा। और सोच के देखो, अगर बेटा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हम ले लें तो उसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मेरा जो हैंड है, ये हमारी प्लेन सीट है, तो ये सिलेंडर के आर डिस्टेंस पे इधर पॉइंट होंगे और बेटा आर डिस्टेंस पे इधर भी तो पॉइंट होंगे, तो दोनों तरफ के आर डिस्टेंस वाले पॉइंट को वो अपने बेस सरफेस में कंटेन करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे जो सरफेस एज्यूम करेंगे वो हमारे पास सरफेस कौन सी होगी बेटा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, एक सिलेंडर होगा, ठीक है। ये हमने सिलेंडर एक एज्यूम किया। बेटा इधर ही सिलेंडर नहीं होगा, सिलेंडर हमारा क्या होगा, बैक साइड भी होगा, क्योंकि बैक साइड भी तो आर डिस्टेंस वाले पॉइंट होंगे। तो हमारा ये सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा। और हम ये लेके चलते हैं कि सिलेंडर जो है हमारा, इसका जो एरिया है सिलेंडर का, कर्व्ड एरिया नहीं, बेस एरिया की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो हमारे पास बेस सरफेस होती है उसका जो एरिया है वो क्या है, हमारे पास कैपिटल है, क्लियर। अब बेटा प्लेन सीट ऐसे रखी है, तो प्लेन सीट की वजह से आपका इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आउटसाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड है, और सोच के देखो बेटा सिलेंडर आपका ऐसा है, तो इधर वाले बेस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो परपेंडिकुलर आउटसाइड होना चाहिए। दैट्स मीन इसका एरिया अगर हमने ए लिया है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड होगा। यहाँ पे हमें एरिया का स्मॉल कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि हमारा जो सिलेंडर होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होगा, क्लियर है। तो हमारा जो एरिया होगा, हम पूरे एरिया की डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो एरिया वेक्टर ए होगा। इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, ई वेक्टर आउटसाइड होगी। क्यों बेटा, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इधर साइड इधर और उधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी। और अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी हमारा क्या होगा, जस्ट आउटसाइड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेटा कर्व सरफेस की, सपोज किसी के मन में आ रहा हो कि सर बेस सरफेस तो ले लिया हमने, अगर हम कर्व सरफेस पे कोई स्मॉल एरिया कंपोनेंट लेके देखें तो आपको देखना है तो बिल्कुल आप देख लीजिए। सपोज करिए ये कर्व सरफेस में आपने इतना छोटा सा एरिया लिया, तो बेटा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आउटसाइड होगी, लेकिन बेटा एरिया वेक्टर इधर होगा, और जब एरिया वेक्टर इधर होगा तो यहाँ पे फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाने की वजह से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, हम उधर P पॉइंट पे और इधर P डैश पॉइंट पे बात करेंगे। भाई R डिस्टेंस पे उधर P है और इधर R डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, P डैश है। देखते हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through whole Gaussian surface। तो अगर होल गॉसियन सरफेस से हम पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल्स हमारे पास बेटा क्या होने वाला है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहाँ के लिए, एट पी के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहाँ के लिए बेटा, एट पी डैश के लिए। बेटा हमारे पास कहाँ के लिए, उधर पी पॉइंट है, इधर पी डैश है, यहाँ वाला फ्लक्स 0 ही है तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होना चाहिए। बेटा थीटा क्या होना चाहिए, 0 है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर पैरेलल है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे क्या है बेटा, पैरेलल है। तो हमारे पास ई ए कॉस 0 प्लस इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई ए प्लस ई ए, दैट्स मीन हमारे पास बेटा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2EA आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है बेटा, फ्लक्स है ना,
और हमें फ्लक्स निकालने का एक लॉजिक और पता है, क्या? गॉस थ्योरम। तो हम क्या लेंगे? बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। बेटा गॉस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि फाई इक्वल्स क्या होता है? टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। बेटा ये आपको लग रहा होगा ये चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो बेटा एक्चुअली में जितने एरिया का हमने सिलेंडर एज्यूम किया हुआ है, उस एरिया में जितना चार्ज प्लेट में है वही हमारा ये चार्ज Q है। बाद में हालांकि हम इस चार्ज Q को रिप्लेस कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से, क्लियर। लेकिन अभी हमारा जो चार्ज है एक्चुअली में इस सिलेंडर में जितना चार्ज कनेक्टेड हो रहा है, तो इसमें कितना कनेक्टेड होगा? बेटा जैसे ये प्लेट रखी है और आपने सपोज इतने एरिया का सिलेंडर एज्यूम किया हुआ है, तो इतने एरिया में जो भी हमारा चार्ज है Q, वो Q है, क्लियर। ठीक, तो अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम ये नीचे का पोर्शन हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो अब अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम बेटा इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें? कंपेयर कर दें, तो इधर देख रहे होंगे आपके पास 2EA है इक्वल से बेटा क्या है? Q/ε0 है। हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/2A/ε0 आ जाएगा, क्लियर है। अब चूंकि आपको चार्ज भी, प्लेट का चार्ज ना तो फिनिट है ना तो प्लेट का एरिया, लेकिन ए एरिया में Q चार्ज है और ए एरिया किसका है? सिलेंडर का। सिलेंडर का बेस एरिया है, तो सिलेंडर के कैपिटल ए एरिया में चार्ज जो प्रेजेंट है वो Q है। तो आप जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ये सिग्मा क्या है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो E इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? σ/2ε0, क्लियर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, क्लियर। लेकिन ये एयर के लिए है। इन केस हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो, प्लेट के सराउंडिंग कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड पार्ट के आसपास मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की थी। तो वहाँ पे फार्मूला इसका क्या आ जाएगा? E इक्वल्स σ/2k/ε0 इफ एनी डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, ठीक। देन E इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? σ/2k/ε0। के हमारा कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। अब हम लोग इसे साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। बेटा अभी हम लोगों ने इंसुलेटिंग सीट के लिए किया, ठीक है। अगर हमारी कोई यहाँ पे कौन सी सीट हो जाती बेटा? सपोज करिए हमारे पास कंडक्टिंग सीट हो जाती, मतलब अभी हमने जो चार्ज सीट की ली थी वो कैसी ली थी? इंसुलेटिंग सीट। अब अगर कंडक्टिंग सीट हो जाती तो समझिए, जैसे बेटा ये आपकी कोई एक कंडक्टिंग सीट है जो कि वैसे ही रखी है जैसे कि वो वाली सीट आपकी इसके पहले वाली रखी थी, ठीक ऐसे। ये भी बेटा लार्ज है, इन्फिनिटी इधर और इधर भी इन्फिनिटी ले लेते हैं हम, ठीक। अगर ऐसे आपने सपोज इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को प्रोवाइड किया गया चार्ज जो होता है उसके ओनली आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, होल वॉल्यूम में नहीं। तो अगर इसके चार्ज जो इसमें प्रेजेंट है वो केवल आउटर सरफेस पे है, तो बेटा इस तरह से कुछ चार्ज हमारा इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज यूनिफॉर्मली हमारा पूरी सीट पे जो होगा वो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर हमारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंसुलेटिंग सीट की तरह बिहेव करेगी कि नहीं?
भाई बीच में कोई चार्ज नहीं है, ये मान लीजिए फर्स्ट इधर वाली सीट जो है, इधर वाली सीट का जो चार्ज है, भाई मान लीजिए सीट ये है, इतनी मोटी है अगर सीट, तो एक सरफेस आपकी ये आउटर वाली, एक सरफेस ये आउटर वाली होगी, तो दोनों में चार्ज है, बीच में कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये दो इंसुलेटिंग सीट के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करनी चाहिए। और अगर दो इंसुलेटिंग सीट के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करती है और आपको मान लीजिए आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई कैलकुलेट करनी है, तो क्या होनी चाहिए बेटा, तो आप जानते हैं ये इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माने तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इस सेकंड वाली प्लेट की, मतलब सेकंड प्लेट नहीं है, हमने एज्यूम किया है एज सेकंड प्लेट, बट ये है पूरी एक ही प्लेट, उसके दोनों आउटर सरफेसेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये दो इंसुलेटिंग सीट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर। तो जो सेकंड वाली एज्यूम्ड प्लेट है, सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड U2 जो होगा वो भी आउटसाइड होगी, बिकॉज इट हैव पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या जानी चाहिए बेटा, E इक्वल्स क्या होनी चाहिए, E1 प्लस E2 होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है भाई, दोनों E1 और E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो E1 इक्वल्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी बेटा क्या होगा, सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जब इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर प्लेट जो है वो इंसुलेटिंग है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अगर यहीं पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम फिलअप कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, के आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब अगर आपने ये पी पॉइंट इधर लिया है, थोड़ी देर को सपोज करिए कि ये पॉइंट इधर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आउटसाइड होती। जब दोनों की वजह से आउटसाइड होती तो बेटा क्या होता, उसके लिए भी फील्ड आपके पास यही होती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आपने कंडक्टिंग प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टडी की, इंसुलेटिंग सीट की वजह से भी स्टडी की। क्लियर। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो सीट की वजह से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे, वो क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपसे, पहली बात तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन इन केस अगर कहीं भी आपको ऐसा मिल जाता है कि किसी चार्ज प्लेन सीट के लिए इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर में रिलेशन बता दीजिए, आर में यानी डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ बेटा यूनिफॉर्मली होगा। अगर ये इंसुलेटिंग सीट है तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये कंडक्टिंग सीट होती तो हम इसी पॉइंट पे क्या लिखते, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमारी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगी, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर वो इंसुलेटिंग सीट है तो उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और अगर कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हर जगह पे होगी, वो डिस्टेंस पे एग्जिस्ट नहीं करती या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर। तो ये ग्राफ, अब जैसे ये ग्राफ कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन इनकेस फिर भी आपसे बोर्ड पेपर में अब इस तरह की टेक्निकल चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं जिनमें आपको अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना ही चाहिए। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन आपके एक तरह से खत्म हो चुके हैं, बस इसी प्लेट के कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं। अब जैसे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू combination of two insulating sheets, मतलब इंसुलेटिंग प्लेन सीट्स हैं बेटा,
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनके कॉम्बिनेशन की वजह से। कॉम्बिनेशन का मतलब ये टच में नहीं है, टच हो जाएंगे तो बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चार्ज हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो इसके कॉम्बिनेशन देखो बेटा कैसे हो सकते हैं। हम आपको दो कॉम्बिनेशन इसके दिखाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। एक कॉम्बिनेशन आपका ये है और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है। बेटा ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। डिफरेंस केवल कितना होगा कि बेटा इसमें दोनों जो प्लेट्स होंगी हमारी वो सेम टाइप ऑफ चार्ज से चार्ज्ड होंगी। जैसे ये भी पॉजिटिव है, इधर भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव ही चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा इसको, मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ना होके अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी कॉन्सेप्ट पूरा यही होगा। इसमें बेटा अपोजिटली चार्ज की जाएंगी। सपोज हमने इसको पॉजिटिव प्रोवाइड किया है ऐसे, तो बेटा इधर फिर हमारे पास चार्ज क्या होना चाहिए, हमारे पास चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तो हमने ऐसा बना दिया। ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन है, एक बार दोनों को सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया गया है, एक बार दोनों को अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया गया है। बस इतनी सी बात है। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक दोनों के प्लेट्स के मिडिल में, मिडिल का मतलब जस्ट मिडिल में नहीं, बीच के किसी भी रीजन में हम कहीं भी बात कर सकते हैं। ठीक है? एक दोनों साइड्स के, दोनों प्लेट्स के राइट डायरेक्शन में, और एक पॉइंट हमारा हो सकता है दोनों प्लेट्स के लेफ्ट डायरेक्शन में। ये दोनों पॉइंट जो होंगे, ये वाले और ये वाले, ये आउटसाइड पॉइंट बोले जाएंगे और ये बेटा इनसाइड पॉइंट बोला जाएगा। इनसाइड पॉइंट का मतलब ये जस्ट मिडिल में नहीं है, ये मिडिल वाले रीजन में कहीं भी हो सकता है। ठीक है? आपने सपोज करिए इसको प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी से चार्ज किया है और इसमें भी चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा ही है। इसमें प्लस सिग्मा है और इसमें बेटा माइनस सिग्मा है, मतलब कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस सिग्मा और नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस सिग्मा। ठीक है ना? तो इसमें नेगेटिव सिग्मा का और कोई स्पेशल रोल नहीं है, बस ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो कि माइनस नेचर का है। ठीक, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए इस पॉइंट पे देखना है, ये मान लीजिए आपके पास P पॉइंट है, सपोज करिए ये P है, ये Q है और ये आपके पास R है। ठीक, इसमें ये P है, ये Q है और बेटा इसमें क्या है, ये R है। ठीक है? दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो दोनों से P से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर बेटा ये बात करो इस पॉजिटिव की वजह से इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बेटा जस्ट आउटसाइड होनी चाहिए E1, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जस्ट की डायरेक्शन के जस्ट आउटसाइड होना चाहिए। इस सेकंड वाली प्लेट जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा जस्ट इससे आउटसाइड होगी E2। बेटा ये क्या होगी, दोनों क्या होंगी, अपोजिट है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो E नेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, E1 डिफरेंस E2 आना चाहिए। E1 डिफरेंस E2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं अपोजिट हैं और अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। हमने E1 डिफरेंस E2 किया। आप जानते हैं बेटा E1 की वैल्यू सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और E2 की वैल्यू भी सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और बेटा दोनों की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी इस प्लेस में। क्लियर? यहाँ R की बात करें तो यहाँ इस फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड होगी E1 वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा। बेटा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कैसी होगी, इधर ही होगी, क्योंकि ये भी रिपल करेगा। E1 E2 बेटा कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, और जब E1 E2 सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो E इक्वल्स बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू बेटा आप जानते हैं सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा पॉइंट एप्सिलॉन नॉट विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R। ठीक, जो बेटा R में है वही कहानी क्या होगी, इधर होगी। इधर
फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड होगी, तो बेटा इसमें इधर मत कर देना क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव नेचर होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है हम उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं और उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो जब पी पॉइंट पे आप कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वो इससे रिपल होगा, दैट्स आवर इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और सेकेंड वाली प्लेट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो बेटा यहाँ पे नेट फील्ड कैसी होगी, नेट फील्ड हमारी R की तरह कैलकुलेट होके यहाँ पे क्या आ जाएगी, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे ही उसमें आई है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में देखा कि अगर दोनों प्लेटें सेम टाइप ऑफ चार्ज से या सेम नेचर ऑफ चार्ज से चार्ज्ड हैं, इक्वल मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, या फिर बोलें कि चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी रीजन पे, चूंकि डिस्टेंस पे वैल्यू नहीं होती, इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो किसी भी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 होगी और राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। कब, जब दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज से चार्ज है। जब दोनों बेटा अपोजिटली चार्ज है, अपोजिट नेचर में, तो बेटा ये बताओ इसकी वजह से, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, E1 होनी चाहिए कि नहीं, और E1 आउटसाइड होनी चाहिए रिपल्सिव नेचर की वजह से। और ये जो सेकंड प्लेट है इसमें निगेटिव नेचर है, निगेटिव की वजह से भी बेटा क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो E2 इधर हो जाएगी। और जब बेटा E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो बेटा आपका कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E इक्वल्स, वो आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। कैसे भाई, सेम डायरेक्शन में E1 प्लस E2 करेंगे तो E की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, राइट। आर पॉइंट की बात करें, इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जस्ट आउटसाइड होगी, मतलब E1 वेक्टर आपका आउटसाइड होगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से बेटा E2 क्या होगी आपकी, अट्रैक्टिव नेचर की वजह से इधर होगी, तो आपकी जो E नेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, ऐसे जैसे ये आपका Q पॉइंट है। क्लियर। और इधर भी बेटा, इधर अगर इसकी वजह से देखें तो E1 जो हो जाएगी वो जस्ट आउटसाइड हो जाएगी, क्यों, पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिपल्सिव नेचर। लेकिन E2 की बात करें तो ये E2 नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्टिव नेचर की वजह से हमारी E2 इधर हो जाएगी। और बेटा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी P पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई दो प्लेट्स हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं, तो अपोजिटली चार्ज होने पे उनके मिडिल रीजन में, उनके बीच में किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उनके राइट या लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0। लेकिन सेम टाइप ऑफ चार्ज होने पे बेटा बीच में क्या होती है, 0, और साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्लियर। और यहीं से हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स आज से द एंड हुआ। हम लोग नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।